हेलो, नमस्ते। अभी इलेक्शंस के बीत जाने के पश्चात, 18वीं लोकसभा के इलेक्शन के बीत जाने के पश्चात, सभी जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनके द्वारा शपथ लिए जाने के पश्चात, सरकार के गठन हो जाने के पश्चात, मोदी जी के पुनः एक बार सत्ता पर आसीन हो जाने के पश्चात, एनडीए गवर्नमेंट का फिर से एक बार पूरी ताकत के साथ स्थापित हो जाने के पश्चात, अभी जो बजट सेशन शुरू होने वाला है उसके बीच का जो पीरियड है बड़ा ही लल पीरियड है, और उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत वैसा कोई टर्स दिख नहीं रहा है। लेकिन जहाँ जिसको जो भी मिल रहा है, पॉलिटिकल पार्टियाँ उसे अपने तरीके से काफ़ी मजबूती से उठाने में लगी हुई हैं। उस पर सरकार को विचार करना ज़रूरी है, यह मुझे भी लगता है। उसी में एक ऐसा स्कीम है जो अग्निपथ स्कीम, जो 2022 में शुरू हुआ और उसके बाद तब से चल ही रहा है। आम लोगों में भी इसको लेकर के काफ़ी विरोध हुआ था, यह बात भी सही है। दूसरी बात यह सही है कि यह स्कीम जब आया तो मुझे लगता है कि सरकार ने लोगों को कॉन्फिडेंस में उतनी मजबूती के साथ संभवतः लिया नहीं जितनी मजबूती के साथ लिया जाना था। अब यह एक ऐसा स्कीम है जिसमें आर्म्ड फोर्सेस में कुछ लोगों की बहाली तो होगी, लेकिन एक बड़ी संख्या में बाकी लोगों की ट्रेनिंग होगी। जितने लोगों की बहाली होगी, मतलब जितने लोग इसमें लिए जाएंगे, जो वो 4 साल के लिए ही रहेंगे, 18 से 23 साल की उम्र तक के लोग ही इसमें रहेंगे, और फिर उसमें 1/4 लोगों को तो रेगुलर आर्म फोर्सेस में डाला जाएगा, बाकी लोग बाहर आ जाएंगे। अब बाकी लोगों के बाहर आने के बाद क्या स्थिति बनेगी, उसको लेकर के काफ़ी गर्मी पहले भी आई थी, चुनाव के पहले भी थी, और उसने भी सरकार को काफ़ी सरकार की एक तरह से काफ़ी हद बजाई थी, तो वह तो थी ही। अब कितना इम्पैक्ट उसका इलेक्शन के रिजल्ट पर पड़ा वह भी विचारणीय है। पता नहीं इसे सरकार ने कितना सोचा कितना नहीं सोचा, लेकिन अब यह फिर एक समस्या बन रहा है। अब यह अलग बात है, सरकार का कहना है कि अब पूरे के पूरे जितने लोगों की बहाली और हम ट्रेनिंग देंगे, सबों को आर्म फोर्सेस में रखा नहीं जा सकता है। वैसे भी अगर आप देखिए, यह सरकार नहीं कह रही है, लेकिन आम जो जानकारी है लोगों के पास, कितनी सही कितनी गलत नहीं कर सकता, लेकिन 14 से 15 लाख के आसपास आर्म फोर्सेस में हमारे यहाँ देश में हैं लोग ऑलरेडी, जिनका पूरा वहन सरकार करती है, जो भी खर्च है, और वह ज़रूरी भी है। जब 1.5 अरब के आसपास हमारी आबादी, चूँकि हमारे यहाँ भी सेंसस हुए नहीं हैं, अब अभी होंगे तो 1.5 अरब आबादी तो हम टच कर ही चुके होंगे, यह बात भी पक्का आप मानिए। और दुनिया में 7वें सबसे बड़े देश भी हैं जोग्राफिकली भी अगर आप देखिए, तो वैसे में 14-15 लाख की अगर सेना है तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है, परंतु यह संख्या बढ़े यह भी तो सरकार पर एक आर्थिक बोझ होगा। वो वैसे परिस्थिति में, जबकि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा उन्नत आ गई है कि हम उससे काफ़ी जो समस्याएं हैं, जो आर्म फोर्सेस की जो समस्याएं हैं, लड़ाई की में जिस तरह की परिस्थिति का सामना किया जाता है उससे हम निपट सकते हैं। अब जैसे ड्रोन जैसे अब एक नए विकल्प भी एयरफोर्स के लिए है जो कि पहले नहीं था। अब यह अलग बात है कि हम उसमें कितना कुछ हासिल कर पाए हैं और कितना पीछे हैं, उस पर सरकार काम कर रही होगी, वो कर भी वो हमारा इशू है नहीं। तो इसलिए सरकार का सोचना कहीं से गलत मुझे तो दिखता नहीं है। इसलिए नहीं दिखता है कि ये पूरी दुनिया में ये स्कीम है। हाँ, अलग अलग जगह दुनिया में अलग अलग नाम से जरूर ये चले और चलाए जाते हैं। कहीं कंस्क्रिप्शन की भी व्यवस्था है। पूरे दुनिया में बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ में आर्म फोर्सेस में लाने के लिए सरकार की ओर से डिक्टेट जारी होता है और उसमें लोगों को जाना पड़ता है। चाहे आप रशिया की बात ले लीजिए, यूक्रेन की बात ले लीजिए, अमेरिका की बात ले लीजिए, कहाँ किस कंट्री में नहीं है, हर जगह है। अपने यहाँ भी शॉर्ट सर्विस कमीशन पहले से भी चल रहा था, वह तो अपने यहाँ था, लेकिन हाँ वो एक लंबे पीरियड के लिए वो भी था, 10 से 15 साल का पीरियड रहा था। अब वो उसे हटाया गया है जब से ये लाया गया है। मुझे जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो फिर अब अगर इस तरह से देखें तो यह तो ठीक था, लेकिन समस्या ये है कि जो 3 हिस्सा जो ऑलरेडी जो आर्मी में जा नहीं पाएगा वो कहाँ जाएगा? क्या मार्केट उसे कंज्यूम कर पाएगा? अगर मार्केट कंज्यूम नहीं कर पाया तो क्या वो इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं शामिल हो जाएंगे? अभी ही हम लोग नक्सल एक्टिविटी से इतने परेशान हैं और सरकार उससे ही जूझ रही है, और एक नया वेल ट्रेंड सेक्शन अगर वहाँ आ जाए
अगर उसे मार्केट में उसकी खपत नहीं हो पाई तो यह भी एक समस्या होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए सरकार जो जो सोच रही है वह उतना ही सही है जितना अपोजिशन सोच रही है कि इसकी भी एक हद है और एक लिमिट है। हमारे यहाँ सामान्यतः सरकारी नौकरी का मतलब ही यही होता है कि आप परमानेंट नौकरी करिए, और जब आप इन लोगों की बहाली करेंगे तो उन्हें पेंशन नहीं देंगे, उन्हें बहुत सारी सुविधाएं नहीं देंगे, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा किसी ऐसी परिस्थिति में अगर कोई अनहोनी हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाजिबन तौर पर अपोजिशन पार्टियां अगर उठा रही हैं तो हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार कह रही है तो हम यह भी तो मानने के लिए बाध्य हैं कि यह सरकार के लिए भी संभव नहीं है। तो कौन सा रास्ता सही हो यह सरकार को सोचना आवश्यक है। और अभी यह जो लल पीरियड है, जब हमारा बजट सेशन शुरू होने वाला है, सरकार को बिल्कुल चौकन्ना हो जाना चाहिए कि वो बजट सेशन में अग्निपथ स्कीम, अगर इस बीच ऐसा कुछ खास नहीं सरकार की ओर से आया तो वो फिर एक बार ज़बरदस्त स्थिति ऐसा पैदा कर सकती है पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें सरकार को डिफेंड करना काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ास करके तब जब एक बात माना जाता है कि अपने यहाँ एक पॉलिटिकल क्लास ऐसा भी है जो थोड़े समय के लिए भी अगर लेजिस्लेटिव बॉडी में जाता है तो उसे तो पेंशन मिलता है, फिर अगर कोई 4 साल अगर नौकरी करे और ख़ास करके यंग एज में करे और उसे बाद में नौकरी ही ना मिले तो फिर वो कहाँ जाए। इस बात को भी हम सीधे नकार नहीं सकते हैं और सरकार जो कह रही है उसे भी नहीं नकार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को विचारने की आवश्यकता है, और ऐसे बहुत सारे अभी मुद्दे आने वाले हैं जिसके लिए दो चार होना पड़ेगा एनडीए सरकार को, और एनडीए सरकार के साथ साथ अपोजिशन इसे आसानी से जाने देगी ऐसा भी नहीं मुझे लगता है। तो और अगर इसे ज़्यादा करीने से समझने की कोशिश करें तो मुझे तो लगता है कि सरकार अगर कोई भी स्कीम लाती है तो पब्लिक कॉन्फिडेंस, पहले पब्लिक ओपिनियन बनाना ज़्यादा आवश्यक है, और उसके जो फ्लिप साइड है उससे भी लोगों को बताना आवश्यक है। अब यह बात भी है कि हमारे यहाँ कई राज्य ऐसे हैं जहाँ सेना में शामिल होना गर्व की बात है, या हम भारत ही हैं, भारत देश ही ऐसा है जहाँ सेना में शामिल होना इतने गर्व की बात मानी जाती है। और जहाँ इतना गर्व मिलता हो, आप जाकर के देखिएंगे दूसरे कई देशों में इतना गर्व कम ही देशों में मिलता है सेना में जाने वाले लोगों को। यह बात अलग है कि इस पर भी राजनीति होती है, लेकिन वह तो मेरा मुद्दा है नहीं। मुझे जो बात करना है वह यह है कि अभी सरकार के लिए ये अग्निपथ स्कीम थोड़ा कठिन हो रहा है, उस पर विचार करना कितना माकूल है यह सरकार खुद निर्णय लेगी, और अपोजिशन पार्टी भी इस बात को अवश्य समझेगी कि कहाँ इसकी आवश्यकता है और किस तरह से इसमें इसका परिमार्जन किया जा सकता है। साथ टेबल पर अगर आकर के बैठें, ऐसे कई मौके आएंगे, कई कमेटीज़ होंगे जिसमें ये बैठेंगे सरकार के साथ, तो ऐसे स्कीम ये भी सुझा सकते हैं कि क्या एक माकूल रास्ता निकल सकता है। मुझे लगता है कि सरकार को ऐसे बड़ी बड़ी जो बातें होने वाली हैं उनकी संभावनाओं को प्री-इम्प्ट कर लेना चाहिए और उसके लिए एक मजबूत तैयारी करनी चाहिए देश हित में। अपने आप को बचाने के लिए तो खैर करे ही, वो तो हर एक पार्टी करती है, लेकिन देश हित में जहाँ जिसका कुछ बेहतर परिणाम निकलेगा उसमें दोनों ओर से मिलजुल करके बातें होंगी तो हमने जो एक प्लान किया है देश को एक अगले स्तर पर ले जाने का, हम उसमें सफल हो पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते जाइए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर जो ऐसे इश्यूज आएंगे, नेशनल इश्यूज, अभी बजट आने वाले हैं, मैं उस पर भी बात करूंगा, बजट में क्या क्या हो सकता है उस पर बात करूंगा। बजट पॉलिटिक्स से बाहर तो होता नहीं है, और जब हम इंडिया की पॉलिटिक्स या दुनिया के किसी भी देश की पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो फिर वहाँ पॉलिटिक्स भी होंगी, वहाँ इकोनॉमी भी होंगी, वहाँ सोसाइटी भी होंगी, वहाँ डिफेंस भी होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिस पर डेमोक्रेसी में बहस होंगी और उस पर सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर चलने की आवश्यकता होगी। थैंक यू। जय हिंद। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू।